Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Welcome again everybody to Tutelage Academy. We'll be solving December 2023 questions paper today for paper 2. कोड 55 के हम लोग आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड आई एम जंपिंग टू दैट ये पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, बट आज हमारा फोकस कोड 55 पे। पेपर 1 के भी सेशंस मैं लूंगी जिसमें ये सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 51 जहां से कोड 55 के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। सो यस, लेबर वेलफेयर के क्वेश्चंस वी कैन सी दैट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। Question number 51. I hope this PDF is visible to everyone and my voice is audible as well. Yes. If any issues, then immediately text. Question number 51. Match list 1 with list 2. Easy question है, right? Yes. Do it quickly. और आपको पता है ये आपको क्या करना है. You know the drill. आपको बस यहाँ पर हाँ, जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता होंगे आप कमेंट करते जाइएगा इमीडिएटली. आई विल कीप ऑन चेकिंग. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 51. प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 51. प्लीज जूम आउट द पेज. आई हैव ऑलरेडी zoomed आउट. नहीं दिख रहा है क्या? चलिए थोड़ा और जूम कर देते हैं. अगर छोटे होंगे क्वेश्चंस का जो टेक्स्ट होगा काफी छोटा होगा तो मैं जूम करूंगी. हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में काफी छोटा है, किसी किसी क्वेश्चन में बड़ा है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ. यस, नाउ इट्स विजिबल आई गेस. एंथ्रेक्स, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, टेलीग्राफिक क्रैम्प. व्हाट शुड बी द आंसर? चलिए क्वेश्चन नंबर 51. एस्बेस्टोसिस डेफिनेटली जो इजी है, हमें दिख रहा है काफी इजीली. सी का पॉइंट नंबर 2 और इसी से देख रहे हैं सी का 2 तो बस पॉइंट नंबर 3 में. तो वी हैव गॉट द आंसर एज वेल. काफी इजी है, राइट? तो जो आपको पता हो सबसे पहले मैच ऑफ फॉलोइंग में उसको मैच कीजिए जो काफी इजी सा दिख रहा है. एंड देन सिलिकोसिस caused by inhaling the dust. सिलिका ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. एंथ्रेक्स जो है वो शीप एंड कैटल से होता है, ये लंग्स का डिजीज है, ये सब क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो डिजीज ऑफ एनिमल्स हो जाएगा. और टेलीग्राफिक क्रैम्प क्या होता है? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, स्पीड ऑफ वर्क एंड कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब. तो पॉइंट नंबर डी है ना, इन सब में प्रॉब्लम होती है. तो एज पर दैट क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 3. यस डोरा बाबू, एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 52. यहाँ पर टेक्स्ट का इशू होगा तो मैं जूम इन या जूम आउट करती रहूंगी अकॉर्डिंगली. क्वेश्चन नंबर 52. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 52 थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा. 52. मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी प्रोपाउंड की थी जिसका वन ऑफ द एलिमेंट वाज हायरार्की. कोई डाउट नहीं, ए का डेफिनेटली 2 होगा. सो पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 4 हमारे आंसर्स हो सकते हैं, करेक्ट. उसके बाद फिर देखेंगे, उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो हाँ, चेस्टर बर्नार्ड का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो उन्होंने इनफैक्ट सोशल सिस्टम अप्रोच के बारे में भी बताया है और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया है ना. उन्होंने चेस्टर बर्नार्ड का एक डेफिनेशन दी है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की भी, सोशल सिस्टम अप्रोच की भी, ऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रियम के भी, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस के भी. तो उनका एक वैरायटी ऑफ फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिखता है. तो डी का पॉइंट इधर भी हो सकता है. अब देखेंगे बाकी सबका कंट्रीब्यूशन कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, राइट. एंड देन जोन वुडवर्ड. अगर हम विल्फ्रेड ब्रैडो और जोन वुडवर्ड की बात करते हैं तो जोन वुडवर्ड ने क्या किया था एक्चुअली. तो जोन वुडवर्ड का कंट्रीब्यूशन जो है वो मेनली ऑर्गेनाइजेशन की कंटिंजेंसी थ्योरी में आता है. ऑर्गेनाइजेशन के कंटिंजेंसी थ्योरी में आता है. एंड देन हाँ, और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया था, यूनिट बेस्ड, मास बेस्ड एंड देन कॉन्टिन्यूअस बेस्ड, है ना. तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी ऑर्गेनाइजेशन के.
वो और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बेस्ड भी हो सकती है, मास बेस्ड भी हो सकती है और कॉन्टिन्यूअस बेस्ड भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन उनका मैनेजमेंट लेवल कितना है या एंड उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है, नैरो है कि वाइड है, उनका ऑर्गेनाइजेशन का स्किल लेवल क्या है और ऑर्गेनाइजेशन का रेशियो ऑफ मैनेजमेंट टू टोटल वर्कफोर्स क्या है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन या तो यूनिट बेस्ड हो सकती है, या तो मास बेस्ड हो सकती है, या तो कॉन्टिन्यूअस बेस्ड हो सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कैटेगराइज किया, राइट। तो यूनिट प्रोडक्शन जो है वो वहां से हमें मिल रहा है पॉइंट नंबर डी का 3, यूनिट प्रोडक्शन जोवन वुडवर्ड से मिल रहा है। तो उन्होंने कैटेगराइज भी किया, साथ ही साथ उनका कॉन्ट्रीब्यूशन किया है ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टिजेंसी थ्योरी में। और यहाँ से मुझे एक और चीज भी याद आ रही है, तो वो मैं बता देती हूँ कि एक बुक है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कब लिखी गई थी, जो कि लिखी गई थी 1970 में बाय जोवन वुडवर्ड। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इसका टैगलाइन भी है बिहेवियर एंड कंट्रोल। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर एंड कंट्रोल। नोट डाउन आप लोग करते चलेंगे, आपको पता ही कि पीवाईक्यू से क्वेश्चंस बनते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन 1970 में बिहेवियर एंड कंट्रोल बाय जोवन वुडवर्ड, उसी में उन्होंने इस यूनिट प्रोडक्शन के बारे में भी बताया था। इसलिए हमें डी का आंसर यहाँ पे 3 मिल रहा है, ठीक है। अब आ गया विल्फ्रेड पेरेडो, चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड का तो दोनों में ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो हमारा अप्रोच क्या होगा, हम देखेंगे विल्फ्रेड पेरेडो का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है, सोशल सिस्टम में या फिर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में। तो विल्फ्रेड पेरेडो का, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि सारे जितने भी हमारे मैनेजमेंट थिंकर्स है, सबका आपको विकिपीडिया पेज जरूर देखना चाहिए। तो विल्फ्रेड पेरेडो का अगर आप विकिपीडिया पेज देखेंगे तो इनका कंट्रीब्यूशन आता है 2 चीजों में, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी में विल्फ्रेड पेरेडो का काफी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन तो इन्होंने बताया, वो तो पता होगा ही आपको। और साथ ही साथ सोशल सिस्टम स्ट्रक्चर में भी वर्क इनका दिखता है ना। सोशियोलॉजी में भी उन्होंने, सोशियोलॉजी हो गया, फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिलोसफी हो गया, तो उसमें भी उन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। सो हमारा आंसर यहाँ पे सोशल सिस्टम अप्रोच जा रहा है। विल्फ्रेड पेरेडो का जो भी वर्क है वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बल्कि सोशल सिस्टम अप्रोच से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर सी का 1 हो जाएगा और चेस्टर बर्नार्ड का फिर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाएगा। आर यू एबल टू रिलेट टू इट, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 है ना, पॉइंट नंबर 2 आ रहा है एज पर मैथ्स ऑफ फॉलोइंग, करेक्ट। तो हाँ, 52 का पॉइंट नंबर 2 होगा, ओके। सी का क्योंकि ए का 2, बी का 1 हो रहा है, चेस्टर बर्नार्ड का 1 सेकेंड, चेस्टर बर्नार्ड का पॉइंट नंबर 4, हाँ, बी का 4 हो रहा है, सी का 1 हो रहा है और डी का 3 हो रहा है। तो 52 का आंसर 2, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, यस, ये क्वेश्चन है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर का। आई विल जूम आउट, राइट, हाँ। एज पर द प्रोविजन ऑफ BOCW एक्ट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स टू। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसके लिए रूल्स बनाएगी और किसके लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 का आंसर क्या होगा, जस्ट रीड इट विद अ कॉमन सेंस, रीड इट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो फिक्स द नंबर्स ऑफ आवर्स ऑफ वर्क विच शैल कंस्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग डे। नॉर्मल वर्किंग डे में कोई भी वर्कर कितने घंटे काम करेगा, बिल्कुल एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस पर रूल बनाएगी। प्रोवाइड अ डे ऑफ रेस्ट इन अ पीरियड ऑफ 7 days। हर जगह ऐसा होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फैक्ट्री में, कि एक डे ऑफ रेस्ट मिलता है इन एवरी पीरियड ऑफ 7 days। ये दोनों तो रहेगा ही, ठीक है, ये दोनों ठीक लग रहा है। प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट नॉट लेस देन द एवरेज डेली वेज। अगर किसी डे ऑफ रेस्ट में काम करना पड़ता है तो उसका भी पेमेंट मिलेगा नॉट लेस देन एवरेज, नॉट लेस देन एवरेज डे। इनफैक्ट यहाँ पे तो डबल मिलना चाहिए, राइट, क्योंकि डे ऑफ रेस्ट में काम हो रहा है। सो वी विल थिंक अबाउट इट। पॉइंट नंबर डी देखते हैं। फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे इंक्लूसिव ऑफ 1 or more स्पेसिफाइड इंटरवल्स। तो ये तो पॉइंट नंबर ए और डी सेम सा ही लग रहा है। नॉर्मल वर्किंग डे में कितने नंबर ऑफ आवर्स होंगे, इंटरवल्स को इंक्लूड करके, है ना, इंटरवल्स को इंक्लूड करके, डन है। ये भी होगा। पेमेंट ऑफ फुल न्यूमरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेज ऑफ रेस्ट। डेज ऑफ रेस्ट में भी न्यूमरेशन में भी रेम्यूनरेशन मिलेगा, ये भी सही है। तो मेरे ख्याल से ए, बी, डी, ई सही है और सी नहीं होगा। सी इसलिए नहीं होगा कि ऑन अ डे ऑफ रेस्ट आप पेमेंट अगर वो काम हो रहा है तो ये ओवर टाइम में आ जाएगा, तो ये
डबल हो जाएगा, राइट? एवरेज डेली वेज का डबल हो जाना चाहिए, तो पॉइंट नंबर सी नहीं होगा, और आंसर विल बी ए, बी, डी एंड ई ओनली। ओके, 53 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सिमुलेशन? कौन सा सिमुलेशन का फॉर्म नहीं है? कौन सा वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज आंसर इन 10 सेकेंड्स। विद इन 10 सेकेंड्स प्लीज आंसर। यू नो, क्लास में मैं आपको ऐसे ही टाइम देती हूँ कि 10 सेकेंड में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो आई एम सॉल्विंग नाउ। सिमुलेशन में आपको मैंने बताया था, बिजनेस गेम्स हो गए, फिर इन बास्केट एक्सरसाइज हो गया, है ना, और हाँ, तो ये बिजनेस गेम्स और इन बास्केट एक्सरसाइज ये हमेशा ही हमारे फॉर्म ऑफ सिमुलेशन होते हैं। बिजनेस गेम्स भी सिमुलेशन है, इन बास्केट एक्सरसाइज भी सिमुलेशन है, और रोल प्लेइंग भी सिमुलेशन है। क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना, ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि दीज थिंग्स, बिजनेस गेम्स, इन बास्केट एक्सरसाइज और ये। तो बच्चा कौन? कोचिंग कैन नेवर बी सिमुलेशन, कोचिंग सिमुलेशन नहीं होगा, और कॉन्फ्रेंस भी सिमुलेशन नहीं होगा, ये दोनों ही सिमुलेशन नहीं है। सो हमारा आंसर हो जाएगा डी एंड डी, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, यस, सिंपल क्वेश्चन, ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, वेरी सिंपल क्वेश्चन। वेज थ्योरीज को मैच करना है। वेस्ट फंड थ्योरी बाय J.S. मिल, रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी बाय फ्रांसिस वॉकर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बाय क्लार्क, substitution theory by David Ricardo, point number 1, correct? Yes, हाँ, 55 का 1। Very easy question 56, I will zoom out, क्या आपको दिखे क्वेश्चन? As per the Hertzberg two-factor theory of motivation, which of the following are motivators? Achievement motivator होगा, yes, definitely. Advancement होगा, यस। इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं, इंटरपर्सनल रिलेशन हमारे मोटिवेटर्स नहीं हो जाएंगे, ये सेटिस्फायर हो जाएंगे। इंटरपर्सनल रिलेशन, पे, सैलरी, ये सारे हाइजीन फैक्टर होते हैं, है ना। हाइजीन फैक्टर, मोटिवेशन फैक्टर को देखें तो हाइजीन फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा? हाइजीन फैक्टर में आ जाएगा पे, स्टेटस, सिक्योरिटी, उसके बाद फिर वर्किंग कंडीशन, एंड देन जो फ्रिंज बेनिफिट होते हैं वो, ये सब भी हाइजीन फैक्टर्स में आएंगे। उसके बाद फिर इंटरपर्सनल रिलेशन, ये भी हाइजीन फैक्टर में आएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज जो होती है वो भी हाइजीन फैक्टर में आएगी। और मोटिवेशन में क्या आ जाएगा? अचीवमेंट, एडवांसमेंट, सुपरविजन भी, इनफैक्ट आई बिलीव सुपरविजन भी हमारा हाइजीन फैक्टर में ही होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों हो गए, अचीवमेंट, एडवांसमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर मोटिवेशन में आपका आ जाएगा कि एक मीनिंगफुल वर्क के आगे मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल वर्क है, ठीक है। और उसके बाद फिर चैलेंजिंग वर्क है, या रिकॉग्निशन है आपके पास, अचीवमेंट है, एडवांसमेंट है, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ है ना। ये सारा कुछ हमारा मोटिवेशन फैक्टर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सी एंड ई, विच इज पॉइंट नंबर 2, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, which of the following is not the function of management as per Henry Fayol? हेनरी फायल के अकॉर्डिंग कौन कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, कौन कौन से नहीं? तो हेनरी फायल का हमने देखा है, मैंने आपको क्लास में करवाया है, POCCC, ये है हेनरी फायल का, है ना। और इसका फुल फॉर्म क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और फिर कमांडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो कमांडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग है यहाँ पे। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ लिखा हुआ। और P होगा, P फॉर प्लानिंग, है ना। तो हेनरी फायल जो है वो स्टाफिंग को कमांडिंग का नाम दे रहा है, करेक्ट, है ना। ओके, और जो हम लोग POSTC पढ़ते हैं, है ना, POSTC, तो उसमें स्टाफिंग को हेनरी फायल कमांडिंग का नाम दे रहे हैं, और कंट्रोलिंग है, डायरेक्शन को कोऑर्डिनेटिंग का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ओनली, 57 का 1, करेक्ट? यस, समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, अरेंज द फॉलोइंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ इवैल्यूएशन फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। पीरियड ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, करेक्ट। पीरियड ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, कौन सा सबसे पहले आया और बाद में फिर कौन सा आया, ये आपको बताना है। ओके, थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इसमें फिर भी आप सोचने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट
कुछ तो आप यूज कर सकते हैं माइंड, है ना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है ये पीटर डकर ने अपने बुक में लिखा था। कौन से बुक में? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बुक में लिखा था, जो कि 1954 में आई थी। मैंने काफी बार रिपीट किया है, तो ये तो श्योर है कि ये 1954 के टाइम पे आया है ना। फिर क्या आ गया? नीड हायरार्की मॉडल। नीड हायरार्की मॉडल के बारे में मॉस्लो का कॉन्सेप्ट आता है ना। मॉस्लो का कॉन्सेप्ट आता है, और मॉस्लो के कॉन्सेप्ट हमारे 1940s, 1942, 1943 इस समय मॉस्लो ने नीड हायरार्की मॉडल दिया था। ठीक है, तो 1940 का टाइम ये है। इस तरीके से आपको सोचना है कि आप सोच सकते हैं पॉइंट नंबर ए बी सी। पॉइंट नंबर ए बी सी क्या होगा, कब आया था? पीरियड ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट आपको अरेंज करना है। 6 सिग्मा जो है ना, यस 6 सिग्मा मेनली थोड़ा लेट आई है ना, इन सब के बाद। इतना तो खुद भी सोच सकते हैं ना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव नीड हायरार्की मॉडल 6 सिग्मा एक थोड़ा 1970s 1980s का इन्वेंशन है। इनफैक्ट 1980s में मेनली जो मोटोरोला कंपनी थी ना, मोटोरोला कंपनी ने पहली बार 6 सिग्मा टर्म को यूज किया अराउंड 1980s। तो 6 सिग्मा एटलीस्ट इन सब के बाद ही आई है। 6 सिग्मा सबसे लास्ट में ही होगा। फिर आ गया टाइम एंड मोशन स्टडी, ये टेलर ने दिया था। टाइम एंड मोशन स्टडी टेलर ने दिया था, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चेस्टर बर्नार्ड ने, है ना। तो टाइम एंड मोशन स्टडीज की अगर हम बात करेंगे तो टेलर जो थे ना वो कब आए थे? टेलर का टाइम पीरियड अराउंड 1850 में आता है। 1850 में उनका हुआ था, और 1850 से 1920 तक, तो 1900 अप्रॉक्स 1900 टाइम एंड मोशन स्टडी की बात आती है। ठीक है, तो वी कैन अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ दैट, राइट। वी कैन अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ दैट। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कब आया है। ठीक है, तो 58 का जो आंसर है, ये हम लोग जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बी है। ठीक है, 1900 बी है। उसके बाद लास्ट में हमारा सी है, एंड देन वी हैव ई, देन वी हैव 1940 की बात हो रही है, तो 1900 बी, फिर डी, फिर ई, फिर सी। बी डी ई सी, है ना, कुछ ऐसा सा है। बी डी ई सी ऐसा ही होगा, बी डी ई सी। और ए कहीं पर है, ए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अराउंड 1900 है, बट वी आर नॉट मतलब बिल्कुल पक्का नहीं कह सकते। चेस्टर बर्नार्ड का वर्क भी अराउंड 1900 ही है। सो बी डी ई सी तो श्योर है। बी डी ई सी किस में है? बी डी ई सी अगर हम देखेंगे तो सिर्फ BDEC सिर्फ पॉइंट नंबर 1 में है, और A यहाँ पर है जो कि मैंने बताया अप्रॉक्स 1900, तो BDA तो D के बाद है। D मतलब 1940 के बाद हमारा लगभग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। 1940s के अराउंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आए, तो BDAEC हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज पॉइंट नंबर 1। तो क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं भी पता हो या कुछ डाउट हो, तो इस तरह से सोचना है ना, कि ये किसने दिया, वो किस समय वर्क किए, या ये दोनों के बारे में तो मैंने आपको, इन तीनों के बारे में तो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस्ड है। ये दोनों अगर नहीं भी पता होगा तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी यूज करना है कि टेलर कब आए, उस समय मोशन स्टडी हुआ होगा, टाइम एंड मोशन स्टडी होगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चेस्टर बर्नार्ड का, थोड़ा टेलर के बाद चेस्टर बर्नार्ड जी आते हैं। तो लाइक दैट यू शुड हैव आइडिया ऑफ टाइम पीरियड ऑफ मैनेजमेंट थिंकर्स। दैट इज द लर्निंग फ्रॉम हियर। ओके, डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट वी हैव क्रैक्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. Which of the following is correct related to system approach of management? System approach of management already discussed many times in class. Let's delve here and solve the question. 59. कौन सा correct है as per system approach? Very easy question. 59. I'm expecting correct answer from you all. Yes. नेहा, स्मृति, डोरा बाबू, सबको मैंने क्लास सिस्टम अप्रोच बताया है ना। प्लीज आंसर। देखिए सिस्टम अप्रोच में क्या होता है, एक कोई सिस्टम है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, है ना, और एक फीडबैक होता है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है, करेक्ट है ना।
तो और सिस्टम इज अ इंटर रिलेटेड सेट ऑफ एलिमेंट्स पंचिंग एज अ होल काम कर रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के भी अंदर काफी सारे डिवीजन है, बहुत कुछ है। दे आर इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट, है ना, ऑन ईच अदर। और यहाँ से जो फीडबैक मिलता है वो फीडबैक के अकॉर्डिंग फिर ऑर्गेनाइजेशन इनपुट लेती है, जैसे कि रॉ मटेरियल कितना इनपुट लेना है, मैन पावर इस बार कितना इनपुट लेना है, एज पर दी फीडबैक होता है। each system has a boundary that separates it from its environment। बिल्कुल सही है। each system interacts with environment। हाँ, सिस्टम का एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना जरूरी है। ये हमारा बाहर का एनवायरमेंट है। तो सिस्टम को रॉ मटेरियल के लिए मशीन किस तरह की चाहिए, कब चाहिए, मैन पावर के लिए एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है। और उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी सेल होंगे कहाँ, एनवायरमेंट में। करेक्ट। तो पॉइंट नंबर सी भी बिल्कुल सही है, बट फीडबैक इज नॉट द की, दिस इज रॉन्ग। सो ए बी सी। 59 का आंसर हो जाएगा 3। यस, वेरी गुड, you all have answered 59 3। Yes, great। Question number 60, which of the following 3-tier system of participation was recommended by tripartite committee on workers participation in 1977 under the chairmanship of Sri Ravindra Verma? वर्मा कमेटी आई थी 1977 में, बताया गया है। यस, बताया गया है ना। तो वर्मा कमेटी जो 1977 में आई थी, उसने क्या किया था, उसने 3-tier सिस्टम ऑफ WPM रिकमेंड किया था। ये भी क्लास में बताया गया है। यस, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। तो उससे रिलेटेड फिर फर्दर क्वेश्चन है कि जो which of the following 3-tier system of participation was recommended by tripartite committee। तो जो भी ट्राइपार्टाइट कमेटी थी ना, वर्मा कमेटी ने जो बोला था 3-tier सिस्टम होना चाहिए, उसमें जो 3-tier में कौन कौन से लेवल होने चाहिए, 3 लेवल जो होने चाहिए वो कौन कौन से होने चाहिए। हमारा सवाल बस यही है, डरने की कोई बात नहीं है, सवाल बस यही है। जो 3-tier सिस्टम है उसमें वो 3 लेवल कौन कौन से होने चाहिए। तो ये भी बताया गया था कि 1979 में इसने अपना रिपोर्ट को सबमिट किया था, बट ये रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, है ना, ये रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। ओके, सो यहाँ पे 3-tier सिस्टम हमारे शॉप थे, शॉप लेवल, प्लांट लेवल एंड बोर्ड लेवल। और बोर्ड लेवल को हम कॉर्पोरेट लेवल भी कहते हैं, क्योंकि बोर्ड लेवल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो कॉर्पोरेट लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा एक कॉर्पोरेट लेवल होगा, एक प्लांट लेवल होगा और एक शॉप फ्लोर लेवल होगा। तो पॉइंट नंबर बी सी डी हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज पॉइंट नंबर 3। ओके, अब मान लीजिए कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। 3 लेवल क्या क्या होते हैं वो तो आपको पता ही है ना। 3 लेवल शॉप, प्लांट और बोर्ड लेवल होते हैं नॉर्मली। शॉप लेवल को यूनिट लेवल में बोल देते हैं हम लोग, है ना। शॉप लेवल और यूनिट लेवल लगभग हाँ, शॉप लेवल को यूनिट लेवल में बोलते हैं। हाँ, तो मतलब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन से 3 हो सकते हैं, कि ए नहीं होगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट अगर ये दोनों याद हो तो ठीक है, नहीं तो इतना तो आप सोचोगे ना कि यहाँ पे कोई एक रिडंडेंट है, है ना। तो शॉप लेवल, प्लांट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, यस, ये दोनों इनफैक्ट याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो अगर आप ए बी सी भी चूज करते हो या फिर ए सी डी भी चूज करते हो तो ऑप्शन में ए सी डी भी है तो गलत हो जाएगा। बस याद थोड़ा रखना पड़ेगा, नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए। 3 लेवल था, शॉप लेवल, प्लांट लेवल और बोर्ड या कॉर्पोरेट लेवल, ठीक है। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, which among the following is not statutory welfare measure pertaining to canteen। कौन सा इसमें कैंटीन से रिलेटेड नहीं है, कौन सा इसमें कैंटीन से रिलेटेड नहीं है, कैंटीन फैसिलिटी से रिलेटेड नहीं है। क्विकली आंसर कीजिए, आप लोग आंसर कर सकते हैं, सब मैंने बताया है, आंसर हो सकता है, प्लीज आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, जितना भी नॉलेज है अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा कैंटीन फैसिलिटी नहीं है। बहुत ज्यादा टाइम में लगा रही हूँ, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, तो आई विल हैव टू मूव लिटिल बिट फास्ट। देखिए, ये है फैक्टरीज एक्ट, कैंटीन के बारे में बताता है। सिंपल सेक्शन 46 कैंटीन, ओके, दिस यू ऑलरेडी नो, करेक्ट। नेक्स्ट 44 इज फॉर सिटिंग फैसिलिटी। तो हमारे आंसर में ए नहीं होगा, तो ए जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि कैंटीन नहीं होना चाहिए, तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। ए एलिमिनेट हो गया और सी श्योर रहना चाहिए, सी पक्का रहना चाहिए, सी है इसमें पॉइंट नंबर 2 आंसर है।
पॉइंट नंबर 2 आंसर है, ऐसे ही आंसर आ गया। अगर आपको नहीं भी पता है, यू आर गेटिंग दिस आंसर, राइट, यू आर गेटिंग दिस आंसर, क्योंकि सी पक्का होना चाहिए। सी वी नो, सी इज फॉर सेटिंग। फैक्टर्स एक्ट के सेक्शंस तो आपको याद है ना। उसके बाद देखिए प्लांटेशन लेबर एक्ट में अगर यहाँ पर आया है, प्लांटेशन लेबर एक्ट के कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट दे आर डूएबल। अगर आप अगर आप 6 सेंस लगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई कर रहे हो इस तरीके से, तो यू कैन डू। फिर भी प्लांटेशन लेबर एक्ट का आया है, तो सेक्शन 11 जो है ना प्लांटेशन लेबर एक्ट का, वो बात करता है कैंटीन के बारे में। सेक्शन 11 ऑफ प्लांटेशन लेबर एक्ट टॉक्स अबाउट कैंटीन, तो ये भी हमारा कैंटीन के बारे में बात कर रहा है ना। और सेक्शन 12 जो है वो बात करता है क्रेचेस के बारे में। तो हमारे आंसर में सी होना चाहिए और डी होना चाहिए। और सेक्शन 16 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आपको याद करवाए हैं, है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद करवाए हैं। तो सेक्शन 16 जो है ये कैंटीन के बारे में बात करता है, कैंटीन के बारे में बात करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का। जो पॉइंट नंबर ई भी हमारा नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी एंड डी। सिंपल है, नहीं भी कुछ पता है, सिर्फ फैक्टर्स एक्ट का पता है, तो भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, राइट। यस। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन ऑफ प्रोपोजिटर। वेरी इजी क्वेश्चन, क्विकली सॉल्व इट। 62, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बाय विक्टर व्रूम, इक्विटी बाय स्टैसी एडम्स, ERG बाय एल्फेडरर एंड एट्रीब्यूशन थ्योरी बाय फ्रिज हेदर, है ना। बहुत इजी है, A का 2, इसमें पॉइंट नंबर 4। वेरी इजी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ इंडिविजुअल लेबर इज, यूनिट 10 डिस्कस्ड इन क्लास। रीजन भी मैंने बताया है, इज बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग क्यों हो जाता है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन इनकम इफेक्ट, राइट। सो दैट इज वाई ये बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है। रीजन भी मैंने आपको दिया है। यहाँ पर अगर वेज है, यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स है, तो समटाइम्स क्या होता है कि जो अगर मैनेजमेंट, अगर कोई CEO है वो सैचुरेट हो जा रहा है कि जितनी भी मुझे सैलरी मिल रही है आई एम ओके विद इट, तो धीरे धीरे वो नंबर ऑफ आवर्स है ना, नंबर ऑफ आवर्स जो है ना वो डेडिकेट करना कम कर देता है। सैचुरेट हो जाते हैं ना वर्क से। तो पहले वो 10 आवर्स सपोज काम करता था, अब वो 8 आवर्स से काम कर रहा है और वेज उसे लगभग वही मिल रहा है। थोड़ा ग्रोथ हो रहा है या कम ग्रोथ हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ रहा है, वे नंबर ऑफ आवर्स आप कम करते जा रहे हो जितना काम में देते हो। दैट इज, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो अपने वर्क आवर्स को लेजर आवर्स से। यहाँ पर लेजर आवर्स ज्यादा कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम हो जा रहा है, इनकम इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, लाइक दैट, है ना। तो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें से कौन सा सिंगल यूज प्लान है। प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान, प्रोसीजर इट्स सेम फॉर ऑल द ईयर्स, जैसे प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर फॉर क्लियरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पॉलिसी प्लीज स्टैंड इन अ लाइन, रूल्स नो स्मोकिंग इन फैक्ट्री, ये सारा क्या है, हमेशा सेम होता है। सिंगल यूज प्लान इज प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 65, यस आई विल जूम आउट। हाँ, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ओबी मॉडिफिकेशन। ओबी मॉडिफिकेशन दिया हुआ है इन द राइट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग। ओबी मॉडिफिकेशंस को स्टेप्स को अरेंज करना है। ओबी मॉडिफिकेशन सिंपल, यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और खुद एनालाइज कीजिए क्या पहले होना चाहिए क्या बाद में होना चाहिए, ठीक है। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल बिहेवियर्स, यहाँ पे बात हो रही है क्रिटिकल बिहेवियर्स की। आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजरमेंट की बात हो रही है, इवैल्यूएशन की बात हो रही है, फंक्शनल एनालिसिस की बात हो रही है, फिर डेवलपमेंट ऑफ एन इंटरवेंशन स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये अगर ये 5 एक्टिविटी दी हुई है तो आप इसको अरेंज करना है आपको। तो एज एन HR मैनेजर जस्ट यू हैव टू अरेंज यूजिंग योर नॉलेज एंड लॉजिक, कौन सा पहले होना चाहिए कौन सा बाद में, ठीक है। तो कोई भी चीज होता है सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद मेजर करते हो, हमने इतना सीखा है ना। बिहेवियर को पहले, क्रिटिकल बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन, किसने एक्सट्रीम डिलीजेंस दिखाई है, किसने एक्सट्रीम पंक्चुअलिटी दिखाई है, किसने कब किसी क्रिटिकल इंसिडेंट में एक्सट्रीम हेल्पफुलनेस दिखाया है, तो उन सबको फिर मेजर करते हैं। तो A के बाद B होगा ना, पहले आइडेंटिफाई करेंगे B, उसके बाद मेजर करके हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज मेजर करते हैं, फिर हम
एनालिसिस करते हैं। मेजर करने के बाद हम एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद हम अब एनालिसिस कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, एनालिसिस कर लिया, तो बचा क्या? डेवलपमेंट ऑफ इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी एंड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हमेशा लास्ट में होता है, इवैल्यूएशन लास्ट में होगा। और तो एनालाइज करके हम एक इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि क्रिटिकल इंसिडेंट, मान लीजिए हमने देखा क्रिटिकल बिहेवियर कि कहीं पे पंक्चुअलिटी बहुत कम है, तो हमने पहले आइडेंटिफाई किया पंक्चुअलिटी कम है, मेजर किया कि भाई आउट ऑफ 10 वो 2 बार ही पंक्चुअल है, 8 times he is not punctual. Okay, so we have analyzed, after measuring we have analyzed कि the person is very casual, is not at all punctual. तो फिर हम एक डेवलपमेंट इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे कि ओके हम उसे डेली 50 रुपीज फाइन देंगे जब भी वो लेट होगा, और उसके बाद इवेल्युएट करेंगे whether that plan is working or not. तो as per this our answer will be point number 3. First we have identified he is coming late, we have measured he is coming late 8 times out of 2, and then we have done the analysis. तो analysis करके हमने देखा कि he is very late, in fact in the last 3 years he has been very late. उसके बाद हमने एक स्ट्रेटेजी को डेवलप किया और फिर उसे लास्ट में इवैल्यूएट किया whether that is working or not. Point number 3. OB मॉडिफिकेशन, हमने इस तरीके से किसी भी पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई किया, करेक्ट, डन. So as an HR manager, we have to solve this question with our own logic, with our own understanding that you have to develop in the process of, going through the notes, studying, practicing, solving the case studies. Okay. Next question number 66. Which one of the following is identified as third dimension in Redden's 3D model of leadership? देखिए, एक 3D मॉडल ऑफ लीडरशिप भी होता है रेडिन का 3D मॉडल ऑफ लीडरशिप है, उसमें 3 डायमेंशन होते हैं. कौन कौन से 3 डायमेंशन होते हैं? यस, उसमें होता है टास्क ओरिएंटेड, विच यू ऑलरेडी नो, एक होता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड, और एक होता है इफेक्टिवनेस, है ना. तो अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनफैक्ट 4x3 12 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आते हैं, 12 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल आते हैं. ये हो गया हमारा रिलेशनशिप ओरिएंटेड, और यहाँ पर हो गया टास्क ओरिएंटेशन. और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल आते हैं. और इफेक्टिवनेस इधर है, ये एक थर्ड डायमेंशन है इफेक्टिवनेस का. तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा? ये वाला जो स्टाइल है. तो अगर टास्क और रिलेशन का दोनों ही कम है तो उसमें 4 है, टास्क और रिलेशन दोनों ही एवरेज है तो उसमें फिर 4 है, और टास्क और रिलेशन दोनों ही एकदम हाई पे हैं तो उसमें फिर 4 है. 4 तरह के लीडरशिप बिहेवियर है. तो ये जो कॉर्नर वाला होगा वो बेस्ट होगा, जिसमें कि टास्क वाला भी, टास्क लीडरशिप भी हाई होती है और रिलेशन लीडरशिप भी हाई होती है, और इफेक्टिव भी ये सबसे ज्यादा होता है. तो दिस इज लिस्ट इफेक्टिव एंड दिस इज मोस्ट इफेक्टिव. तो एक डायमेंशन हमारा इफेक्टिवनेस का भी होता है. इस मॉडल को मैं क्लास में आपसे डिटेल से डिस्कस भी कर दूंगी. ओके, यस. क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, विच मेथड ऑफ सेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डज नॉट इंक्लूड द डायरेक्ट स्टेट इंटरवेंशन? वेरी इजी क्वेश्चन, क्विकली कमेंट. किसमें डायरेक्ट स्टेट इंटरवेंशन नहीं होता है, किसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है डायरेक्टली? किस तरह के डिस्प्यूट में गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर रही है? क्वेश्चन नंबर 67. एडजुडिकेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कंपल्सरी कंसिलिएशन, स्टैट्यूटरी एस्टैब्लिशमेंट. यूज योर माइंड, 10 seconds. आई विल बी चेकिंग द आंसर्स नाउ. 67 3 डोरा बाबू, वेरी गुड. स्टैट्यूटरी है, स्टेट इंटरवेंशन डायरेक्ट है. एडजुडिकेशन है, 100% जुडिशियल, बिल्कुल स्टेट इंटरवेंशन है. कंपल्सरी कंसिलिएशन, यहाँ पे भी स्टेट इंटरवेंशन होगा, है ना, क्योंकि ये मेथड ऑफ सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है. कंसिलिएशन ऑफिसर हमारा स्टेट अपॉइंट कर रहा है. और कलेक्टिव बार्गेनिंग में किसी भी तरह का स्टेट इंटरवेंशन डायरेक्ट नहीं है ना. यहाँ पे एम्प्लॉय बैठता है, एम्प्लॉयर बैठता है, दोनों आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं, भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, भाई हमें ये दिक्कत है, चलो मिल बांट करके सॉल्व करते हैं, तुम ये करो हम ये करेंगे, राइट, दैट्स इट. वहां पे कोई डायरेक्ट स्टेट इंटरवेंशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 68. I hope this is visible properly. Match list 1 with list 2. Already discussed. This you have to do. Please do it. 15 seconds. एक्ट्स अगर याद हैं, जो जितने सारे एक्ट्स क्लास में करवाए गए हैं, और इन सारी कमिटीज के बारे में भी लैबोरेटरी डिस्कस किया गया है, वो अगर याद है, एक्ट्स के अपने नोट्स बनाए हैं, जिन्होंने भी एक्ट्स के नोट्स बनाए होंगे उनसे ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 68. PF एंड मिसलेनियस एक्ट.
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, एक तो सीबीटी कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। दो कमेटी होती है पीएफ में। एग्जीक्यूटिव कमेटी सीबीटी को हेल्प करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वही है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। सी का पॉइंट नंबर 4 होगा। सी का 4 हमें यहाँ दिख रहा है। ओके, उसके बाद फिर मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट में बहुत सारी कमिटीज और सब कमिटीज होती हैं जो कि हर लेवल पे, हर सिटी के लेवल पर, टियर 1, टियर 2, टियर 3, उसके बाद फिर अप्रेंटिस के लिए, चाइल्ड के लिए, एडल्ट के लिए, अलग अलग तरह के काम के लिए, सबके लिए वेजेस को डिसाइड करती है। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होता है जो कि सारे कमिटीज और सब कमिटीज के वर्क को कोऑर्डिनेट करता है। हमने कहानी की तरह ये समझा है, राइट? तो ए का 3 होगा, पॉइंट नंबर 3 हमारा आंसर मिल जा रहा है। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट में हमने देखा था एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन होते हैं, है ना? याद आ रहा है आपको? ठीक है। और उसके बाद पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी में कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है ना? कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। ये मैंने सेक्शंस में सब बताए हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी के, करेक्ट? तो पॉइंट नंबर 3, 68 का पॉइंट नंबर 3। यस, मोनिका एंड रोहित का आंसर है, स्मृति का भी आंसर है। वेरी गुड। आपको समझ में आ रहा होगा भी कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कहाँ पर आपको दोबारा रिवाइज करने की। इनफैक्ट सब जगह ही आपके यूनिट 10 के जितने भी नोट्स हैं, जो भी क्लास के सेशन है, सब पे ध्यान देना है। कोई भी चीज ऐसे नहीं है जो कि आप छोड़ोगे, सारी चीजें पढ़नी है। कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, यू नेवर नो। एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी हैज बिकम अ फंडामेंटल राइट टू विच every individual is entitled to as a member of society. The right has been embodied in Universal Declaration of Human Rights adopted by UN General Assembly. The UN General Assembly ने UNDP से भी मैंने देखा है कि कई बार क्वेश्चन आया है। UNDP कब आया? UNDP से रिलेटेड चीजों से क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट पे कभी कभी। तो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने एनालाइज किया लास्ट 10 इयर्स का, कभी यूएनडीपी से क्वेश्चन आया है, 2-3 बार आया है, तो इस बार भी आया है। तो इन विच ईयर यूएनडीपी वाज अडॉप्टेड? यूएनडीपी वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन विच ईयर? सिंपल यही क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 69 का आंसर हो जाएगा 3, नॉट 3, 1948 में। 1948 में दिसंबर 10 1948 में, दिसंबर 10 1948 में जो है ना, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूडीएचआर है, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर को दिसंबर 10 1948 में अडॉप्ट किया गया था बाय यूएन जनरल असेंबली। ओके, उस समय ना पहली बार ऐसा हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट पे सारे कंट्री ने अग्री किया था कि फंडामेंटल जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, लाइक लिबर्टी, फ्री स्पीच, प्राइवेसी, इकोनॉमिक फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, कल्चरल राइट्स, इन सब पे सब लोगों ने मिलकर अग्री किया था। और इसीलिए दिसंबर 10 को ह्यूमन राइट्स डे भी मनाते हैं। ह्यूमन राइट्स डे भी दिसंबर 10 को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 में हमें ये तो पता है, क्या क्या पता है उससे मैच करेंगे। एचआरडी स्कोर कार्ड किसने दिया था? टीबी राव ने दिया था, है ना? फिर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क अप्रोच, देव अल्ड्रिच का जो मॉडल है आपको याद है? देव अल्ड्रिच का मैंने मॉडल करवाया था, देव अल्ड्रिच का एचआर मॉडल। उसमें वो क्या बताते हैं कि इस 4 स्ट्रेटेजिक रोल्स हैं एचआर मैनेजर के, 4 स्ट्रेटेजिक रोल्स हैं एचआर मैनेजर के: स्ट्रेटेजिक पार्टनर, चेंज एजेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट एंड एम्प्लॉय चैंपियन। यहाँ पे 4 स्ट्रेटेजिक रोल्स की बात हो रही है, वो एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है, इसलिए बी का 3 हो जाएगा। तो C1 एंड B3 हमें यहाँ पे ऑप्शन 1 में मिल जा रहा है, C1 एंड B3। तो नहीं, जितना मैथ्स ऑफ फोल्डिंग मैंने आपको जितना पता उतना कीजिए, ठीक है, उतना सॉल्व कीजिए। उसके बाद देखिए, और अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में, तो आपको यही करना है, जितना पता है उससे मैच कीजिए और देखिए। और इनफैक्ट इफ यू आर सॉल्विंग द आंसर्स लाइक दैट, लाइक टुडे, तो ए का 4 इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क अप्रोच अगर आपको नहीं पता था तो इसको नोट डाउन कीजिए और अपनी कॉपी में इसके बारे में नोट्स बनाइए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आ जाए। फिर ह्यूमन कैपिटल अप्रोच के बारे में भी हमने डिस्कस, मैं बताऊंगी आपको। फ्रीडमैन, ह्यूमन कैपिटल अप्रोच के बारे में फ्रीडमैन ने एक मॉडल दिया है। सो आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर ए, 70 का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 71,
देखिए एक स्ट्रैटेजी है वेज गुड स्ट्रैटेजी। तो वेज गुड स्ट्रैटेजी जो है उसे किसने डेवलप किया था? तो इसे दो लोगों ने मिलकर डेवलप किया था, वो थे हमारे वकील एंड ब्रह्मानंदा। वकील एंड ब्रह्मानंदा। तो है ना, तो ये जो मॉडल है ये क्या बताता है? तो ये जो मॉडल है ना, ये बताता है कि वेज गुड, जो वेज गुड होते हैं, वेज गुड मतलब सैलरी से जो आप मेन इंपॉर्टेंट गुड्स खरीदते हो, जैसे कि फूड, मिल्क, शुगर, सोप, है ना, जो बेसिक चीजें आप खरीदते हो वो हो जाएंगे वेज गुड। तो ये सब भी उतना ही जरूरी है जितने की बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर और इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक वेज गुड इज नेसेसरी। बेसिक वेज गुड को आपको एक्सपैंड करना है ना। मतलब सरकार को ऐसा भी नहीं करना कि सिर्फ आपने बहुत अच्छे स्कूल्स खोल दिए, बहुत अच्छा हॉस्पिटल खोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया, हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमारा 100% है, बट लोगों के पास सैलरी ही नहीं है कि बेसिक वेज गुड खरीद सके। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। आपको वेजेस भी बढ़ाने हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी बढ़ानी है फॉर द ओवरऑल ग्रोथ, है ना। तो ये ग्रोथ ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करता है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेशली, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेशली सरकार को दोनों चीजों पे ध्यान देना है। वेज गुड को भी बढ़ाना है कि लोग ये सारी चीजें भी अच्छी खरीद सके, अच्छा खाना खरीद सके और ये सारी चीजें भी अच्छा अफोर्ड कर सके। साथ ही साथ सोशल, मेडिकल और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी उनको देनी चाहिए डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। वकील एंड ब्रह्मानंदा ने इसके बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जनरली सफर फ्रॉम विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? तो देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो जितने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होते हैं ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में जो भी इकोनॉमी, जो जिस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो मेनली यही होता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी प्रिवेलेंट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। स्ट्रक्चरल वहां नहीं होता। स्ट्रक्चरल जहाँ पे इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है, इकोनॉमी डेवलप कर रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, वहां पे होगा। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट अगर मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, डिस्गाइज्ड अगर आप लेबर होल्डिंग करते हो बहुत ज्यादा एंड ऑल, तो वो सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ही देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, विच पेयर ऑफ स्कीम ऑफ WPM इज इनकंसिस्टेंट? इसमें कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन आई हैव फाउंड टिल नाउ। प्लीज आंसर विदाउट एनी मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 73 में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एवरीवन, आई विल बी चेकिंग द आंसर इन 10 सेकंड्स। बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग को पता है कि नहीं? WPM के नोट्स रिवाइज किए? कितने दिनों पहले रिवाइज किए WPM के नोट्स? नहीं रिवाइज किए? अभी जाके रिवाइज करो। 2 क्वेश्चन इसके डेफिनेटली आएंगे मिनिमम। क्लास के बाद डोरा बाबू आप WPM के नोट्स रिवाइज करोगे, ठीक है? मुझे अपडेट करोगे आपके मैडम WPM के नोट्स मैंने रिवाइज कर लिए हैं। यस स्मृति, वेरी गुड। स्मृति का आंसर आया है, बहुत अच्छा। वर्क्स कमेटी 1947 में ही आई थी। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल 1958 में आई थी। शॉप काउंसिल कब आई थी भाई? शॉप काउंसिल एंड ज्वाइंट काउंसिल मैंने बताया इसके बारे में। कब आई थी? 20 पॉइंट स्कीम। इंदिरा गांधी जी ने 20 पॉइंट स्कीम लॉन्च किया था, है ना। 20 पॉइंट स्कीम लॉन्च किया था कब? 1975 में। और उसमें जो 15th पॉइंट था, एज अ रिजल्ट ऑफ 15th पॉइंट WPM ऐड हुआ था हमारे DPSP पे भी, है ना। 1976 में WPM ऐड हुआ था आफ्टर दिस, करेक्ट। ये सब सारी कहानी आपको बताई गई है। और उसी के तहत WPM जो है वो 2 लेवल पे, देखिए वर्मा कमेटी ने 3 लेवल पे बताया WPM। हमने अभी पढ़ा, वर्मा कमेटी ने बताया WPM 3 लेवल पे होना चाहिए, शॉप काउंसिल, ज्वाइंट काउंसिल और बोर्ड लेवल। और यहाँ पे जो था उसने बताया जो 20 पॉइंट स्कीम का जो 15th स्कीम था जो WPM के लिए था, उसने बताया 2 लेवल पे होना चाहिए WPM, शॉप काउंसिल एंड ज्वाइंट काउंसिल, जो कि 1975 में आई थी ये दोनों, करेक्ट। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। मनीषा आपने भी गलती की है। फिर ज्वाइंट काउंसिल, और यही फिर 1975 में ज्वाइंट काउंसिल आई ना, शॉप काउंसिल एंड ज्वाइंट काउंसिल। उसके बाद ठीक 2 साल के बाद ज्वाइंट काउंसिल को कमर्शियल और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PSU में भी अप्लाई कर दिया गया। ये सब भी क्लास में बताया गया है। नोट्स पढ़िए, WPM का नोट्स आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है, दिस आई कैन इन्फर फ्रॉम दिस। क्वेश्चन नंबर 74, Hofstede मेकिंग a study on national culture identified 4 dimension along with managers and employees। Hofstede का डायमेंशन देखना है, which of the following is not a dimension?
पावर डिस्टेंस डायमेंशन है, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस डायमेंशन है, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी डायमेंशन है। ये डायमेंशन नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन, 74 का आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 याद होना चाहिए आप सभी को, बिल्कुल बिल्कुल याद होना चाहिए। जहां भी आप लोग को लग रहा है मिस आउट हो रहा है, जस्ट गो रीड दैट नोट, ओके, कंप्लीटली। ये नहीं कि बस इसको देखा, पूरा IHRM पढ़ डालिए। इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, दैट मींस यू नीड टू रिवाइज ओवरऑल IHRM के नोट्स अच्छे से पढ़ डालिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 75, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, क्लोज शॉप क्या होता है, और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों देखना है। चलिए स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। क्लोज शॉप में क्या होता है, यूनियन सिक्योरिटी क्लॉज इन कलेक्टिव अग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट अ जॉब सीकर must become the member of union at the time of employment and continue to do so into return his job। बिल्कुल सही है। क्लोज शॉप को हायरिंग हॉल भी कहते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है वो आपको 100% कंपल्सरीली ज्वाइन करना ही है, तो ट्रेड यूनियन ही हायर भी करने लग जाती है, ट्रेड यूनियन ही खुद हायर करती है। और क्योंकि और जिसको भी हायर करती है वो 100% हमेशा अपने फुल टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेड यूनियन का मेंबर रहेगा। बिल्कुल सही है। Close shop agreement were widely prevalent in USA and India following enactment of Wagner Act and Trade Union Act 1926 respectively। Common sense से बताइए, I would like to know, कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और थोड़ा बड़ा भी आइडिया है वैगनर एक्ट के बारे में भी, तो ये पता चल जाएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 75 एंड एवरीवन हैज टू आंसर एंड आई विल रिमेंबर द नेम्स कि किसने सही आंसर किया किसने गलत, कौन कितना सीख रहा है ये मैं देखना चाहती हूँ। मैम ईयर नेम एंड सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्या? आ भी सकते हैं या नहीं भी, आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। आप ईयर नेम और सेक्शन को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना है। ईयर नेम और सेक्शंस भी आपको पढ़ना है, यू कैन नॉट इग्नोर। आप देख रहे हैं क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 75 स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है कि नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि कितना आप लोगों को समझदारी आई है, आप लोग बता पा रहे हो कि नहीं। स्टेटमेंट 2 प्लीज आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 प्लीज आंसर। 75 का आंसर स्मृति और रोहित, डोरा बाबू सबने 1 किया है। अरे यार वैगनर एक्ट बिल्कुल भी याद नहीं है ना? नहीं याद है, यू डोंट रिमेम्बर वैगनर एक्ट एट ऑल। फॉल्स है ये। अरे यार मैंने सीरियसली वैगनर एक्ट मैंने आपको कितने अच्छे से बताया है कहानी की तरह। वैगनर एक्ट क्या है? यूएस का फाउंडेशन लॉ है, यूएस का फाउंडेशन लॉ है। वैगनर एक्ट के आने के बाद क्या हुआ था? ट्रेड यूनियन जो है वो क्या हुआ था वैगनर एक्ट के आने के बाद? और उसके बाद फिर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में। यहाँ पे क्या शो हो रहा है? यहाँ पे शो हो रहा है कि जो ट्रेड यूनियन है वो काफी ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है ना। तो वैगनर एक्ट ने क्या किया था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड की थी, है ना। एम्प्लॉयर के क्या राइट्स होंगे, एम्प्लॉय का क्या राइट होगा, ये सब कुछ, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड ऑल, हर चीज पे वैगनर एक्ट ने इनफैक्ट वो स्ट्रेंथन किया था, एम्प्लॉय को स्ट्रेंथन किया था, है ना। एम्प्लॉयर दोनों की सिचुएशन को स्ट्रेंथन किया था। और उसके बाद फिर इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट आपको पता ही है, तो उसमें क्या हो रहा है, हाँ, तो इसमें क्या होगा 75 में जो हमारा आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, क्योंकि क्लोज शॉप एग्रीमेंट जो है ना वो वाइडली प्रिविलेंट नहीं थे, इनफैक्ट कम प्रिविलेंट होने लग गए। वैगनर एक्ट और ट्रेड यूनियन एक्ट के बाद कम प्रिविलेंट होने लग गए, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को दोनों को बराबर के राइट्स अधिकार मिलने लगे। इसके भी कुछ राइट्स है, इसके भी कुछ राइट्स है, और अकॉर्डिंग इन दोनों का जो सिचुएशन है, जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हुआ। यहाँ पे क्या है कि ट्रेड यूनियन का 100% ग्रिप है, जो कि धीरे धीरे सेटल हुआ वैगनर एक्ट के आने के बाद भी और ट्रेड यूनियन एक्ट के आने के बाद भी, इसलिए ये जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ फॉल्स हो जाएगा। थोड़ा एक बार पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 अप टू क्वेश्चन नंबर 80 वी विल बी सॉल्विंग टुडे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 76 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट कंपनसेशन। एंड जो लोग ऑनलाइन है या फिर जितने भी स्टूडेंट्स है ट्यूटोरियल्स एकेडमी के, आई रियली वांट कि आप लोग सभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ आप लोग जो भी टारगेट कर रहे हो, आप बिल्कुल अचीव करो मैक्सिमम मार्क्स, इनफैक्ट 80% प्लस मार्क्स आप allow paper 1 and paper 2 में, it will be very good। 76 which of the following are not the component of direct compensation? Not
तो डायरेक्ट कंपनसेशन में एचआरए डेफिनेटली आता है, तो ए तो नहीं होगा, ए किसी में नहीं है, ठीक है। पे फॉर वेकेशन, वेकेशन के लिए भी अगर पे मिल रहा है तो वो हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट कंपनसेशन नहीं, ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है ना। पे फॉर वेकेशन इनडायरेक्ट है। चलिए मैंने हेल्प कर दिया। पीएफ, पीएफ क्या होता है, पीएफ ग्रेचुटी, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, ओवर टाइम, ये सारा डायरेक्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट में क्या आता है, पीएफ आ जाता है, ग्रेचुटी आ जाता है ना, ग्रेचुटी आ जाएगा। पीएफ डायरेक्ट कंपनसेशन है ना, आपके सीटीसी में ये सब इंक्लूडेड है, पीएफ, ग्रेचुटी, एलटीए, उसके बाद फिर एचआरए, फिर ओवर टाइम, फिर मेडिकल रिएम्बर्समेंट, जो मेडिकल रिएम्बर्समेंट जो होते हैं वो भी डायरेक्ट कंपनसेशन में आ जाते हैं। फिर कन्वेंस जो भी होता है, ये सारा डायरेक्ट कंपनसेशन में। और तो बी शॉर्ट होगा, और बी के बाद हमारा एक पॉइंट है डी, इंसेंटिव। इंसेंटिव डायरेक्ट कंपनसेशन में नहीं आते। इंसेंटिव के आपने कितना % एक्स्ट्रा टारगेट अचीव किया उसके बेसिस पे है, तो ये इनडायरेक्ट है। ये दोनों इनडायरेक्ट है, बाकी सारा डायरेक्ट है। बोनस भी डायरेक्ट है, कंपनी में जितनी % बहुत ज्यादा अगर प्रॉफिट होता है तो उसके हिसाब से बोनस डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो डायरेक्ट कंपनसेशन है। आंसर विल बी बी एंड डी। ओके, ये 76 का 2 किसने आंसर किया है? यस, रोहित। ओके, स्मृति, नेहा, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि 76 का आंसर 2 होगा। ठीक है, पीएफ ग्रेचुटी डायरेक्ट होता है यार, आपकी डायरेक्टली आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है ना पीएफ, करेक्ट है ना, पीएफ ग्रेचुटी। सो बिल्कुल ये आराम से सोचिए। और ऐसे क्वेश्चंस को ना एग्जाम में कभी कभी टेम्परामेंट से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आराम से शांति से सोचिए, हो जाएगा सॉल्व। ओके, और क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, विच आर नॉट द कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन है और रीजन है, आपको बताना है। तो फैक्ट्री एक्ट इज मेंट टू रेगुलेट the working condition and meant to protect the worker from exploitation and unhygienic working condition। बिल्कुल सही है ना, यहाँ पे सेफ्टी, वेलफेयर एंड हेल्थ का ध्यान रखा जाता है फैक्ट्रीज एक्ट में, तो वही, और ये प्रोटेक्टिव रेगुलेशन है। दिस इज ट्रू। रीजन देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलेटेड हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर प्रोविजन, अगर ऐसे नहीं होगा, फैक्ट्रीज एक्ट नहीं होगा, तो सर्टेन कैटेगरी ऑफ वर्कर आर लाइकली टू बी एक्सप्लॉइटेड। बिल्कुल सही, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो पॉइंट नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 78, अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बाय एल्डर एंड गैडर। ठीक है, तो एल्डर एंड गैडर ने जो बताया था, उन्होंने क्या बताया था, हाँ उन्होंने यही उन्होंने बताया था एक मॉडल डी, पहले कोई भी कंपनी होती है, पहले वो डोमेस्टिक, फिर वो धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में जाती है, फिर मल्टीनेशनल मार्केट में जाती है, फिर ग्लोबल मार्केट में जाती है ना। तो इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल और ग्लोबल, ये पांचों मार्केट क्या होता है, ये हमने पढ़ा है एक्चुअली, है ना। तो पहले डोमेस्टिक, इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरनेशनल में कोई एफडीआई नहीं होती है दूसरी कंट्री में सब्सिडरीज नहीं होती है, ओनली ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स का, राइट। मल्टीनेशनल में सब्सिडरीज ओपन होती है ना। सब मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर हेडक्वार्टर एक कंट्री में है तो दूसरी कंट्री में सब्सिडरीज ओपन हो रही हैं। ओके, और ग्लोबल में क्या होता है, ग्लोबल में क्या होता है कि ग्लोबल फुटप्रिंट होता है उस कंपनी का इन ओवरऑल द वर्ल्ड। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट है, वो हर पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में उसका फुटहोल्ड है। वो जो माइक्रोसॉफ्ट है वो कंट्री वाइज अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर रही है, लोकल अडॉप्शन उसमें नहीं होता है। ग्लोबल में जो ब्रांड होता है वो ग्लोबली अडॉप्ट होता है, ब्रांड जैसा है वैसा ही, करेक्ट। मल्टीनेशनल में क्या होता है, अब क्योंकि सबसे अलग अलग सब कंट्रीज में सब्सिडरी है, तो उसके हिसाब से अलग अलग तरह से अडॉप्शन होते हैं। तो ये जो लोकल अडॉप्शन अलग अलग होता है। तो ये जो मॉडल है ना, ये एल्डर एंड गैडर ने आइडेंटिफाई किया था, उसके ये सारे फेजेस है। DIMG के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा BDCA। क्या हो रहा है आंसर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, द एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट का काम क्या होता है? मिनिमम वेजेस एक्ट में जो 1948 में आई थी, एडवाइजरी बोर्ड का काम यही होता है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड भी होती है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी होती है। उसका काम ये होता है कि जितनी भी कमिटीज और सब कमिटीज हैं उसके वर्क को कोऑर्डिनेट करना। ऑलरेडी डिस्कस्ड, कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ एडवाइजरी कमिटी नहीं,
coordinate between employer and employee to fix minimum wages? No. Advise the employer to pay minimum wages? ये सब कुछ नहीं होता. मेन काम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का यही होता है या फिर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का यही होता है कि रिस्पेक्टिवली जो भी कमिटीज और सब कमिटीज हैं जो कि बनती है एज पर कमिटी मेथड इन मिनिमम वेजेस एक्ट, उनके काम को कोऑर्डिनेट करना है ना. सिंपल इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. Which of the following are advantages of group decision making? Please answer last question of the day. Which of the following are advantages of group decision making? Group decision making के क्या क्या फायदे हैं? Group decision making के क्या क्या फायदे हैं? कॉस्टलियर ये तो नहीं होगा. ग्रुप डिसीजन मेकिंग कभी भी कॉस्टलियर नहीं होता है ना. अब इन चारों में देखिए, मोर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आर अवेलेबल. यस, बिल्कुल सही है. जितने लोग रहेंगे वो लोग अपना अलग अलग तरीके से अपने इनसाइट्स देंगे तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा. इनहैंस्ड कम्युनिकेशन, ज्यादा लोग मिल करके अच्छे से बात करेंगे ग्रुप में मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होते, 8-10 लोग का ग्रुप होगा तो वो लोग अपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करेंगे. इनहैंस्ड कम्युनिकेशन से जो डिसीजन है वो बेटर हो सकता है. अनडिजायरेबल कॉम्प्रोमाइजेस, नो. ग्रुप में अनडिजायरेबल कॉम्प्रोमाइजेस अगर होते हैं तो वो एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है. दिस इज अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेज. ये हमारा एडवांटेज है, ये भी हमारा एडवांटेज है, ये हमारा डिसएडवांटेज है. ये कॉस्टलियर है, ये भी डिसएडवांटेज है. ग्रुप थिंक में आकर आपको क्या लगता है, व्हाट इज ग्रुप थिंक? ग्रुप थिंक एंड एबेलिन इफेक्ट, मैंने आपको दोनों का बारे में डिफरेंस भी बताया है कि एबेलिन इफेक्ट क्या होता है, ग्रुप थिंक क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने ये भी बताया है. अगर याद नहीं है देन यू ऑल नीड टू गो बैक एंड स्टडी द नोट्स. ग्रुप थिंक में क्या होता है, व्हाट इज ग्रुप थिंक एंड व्हाट इज एबेलिन इफेक्ट. देखिए, ग्रुप थिंक एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं हार्मनी एंड कंसेंसस, है ना, ओवर बेस्ट डिसीजन, है ना. कि आपको अगर लग रहा है ना, अगर इस ग्रुप में 8 लोग हैं, आपको अगर लगता है कि डिसीजन जो बाकी 7 लोग ले रहे हैं वो गलत है, फिर भी आप नहीं कुछ बोलते हो. क्यों? क्योंकि आप प्रायोरिटाइज करते हो कि भाई ठीक ठाक से हो गया ना, हार्मनी है, कंसेंसस है. मेरा अगर मन नहीं है तो मैं ओवरऑल डिसीजन को क्यों डिस्टर्ब करूं. तो बेस्ट डिसीजन हो सकता है आपका है, लेकिन आप प्रायोरिटाइज करते हैं हार्मनी एंड कंसेंसस. तो ग्रुप थिंक इनफैक्ट इज अ डिसएडवांटेज, जिससे कि क्या होता है, ग्रुप थिंक्स में एक इरेशनल या पुअर डिसीजन मेकिंग हो जाता है, क्योंकि सबको लगता है कि हार्मनी को प्रायोरिटाइज करना है. ग्रुप थिंक में क्या होता है, प्रीमेच्योर कंसेंसस होता है ना. क्रिटिकल इवैल्यूएशन अब आ सकता है कि 7 लोगों ने जो भी डिसीजन लिया है, आप अगर क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा, बट आप क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं करते हो, आप छोड़ देते हो, राइट. इलॉजिकल कंक्लूजन को भी आप सपोर्ट कर देते हो और उसके बाद फिर एक दूसरे को कन्फर्म कर देते हो. इंस्पेक्ट ऑफ एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के बदले आप कन्फर्म कर देते हो, क्योंकि आपको पीसफुलनेस चाहिए, आपको फ्रेंडली रहना और ग्रुप में बने रहना, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगता है. तो दैट हैपेंस इन ग्रुप थिंक. तो ग्रुप थिंक में होकर दिस इज आल्सो अ डिसएडवांटेज. तो 1, 2, 3 और ओनली A and B विल बी आवर आंसर. 80 का आंसर हो जाएगा A और B, करेक्ट. So similarly next 70 questions are there. So in two sessions I'll try to complete these 70 questions. So with this I'll be ending the session today. Hope you liked it, hope it was insightful and interesting, and you would have got the idea of what and how you need to prepare for the examination. 1 month is there, so just give your best effort. I'll be ending the session now. Thank you all. Thank you.